आपका स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन थे, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना, लॉग निकालना, एल्जेब्रिक फंक्शन थे, लॉग निकालना, है ना। या आप उसमें डिस्टेंस कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और लाइब्रेरी देखी थी, इटरेटर टूल्स करके, जिसमें आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे निकालें, उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे। तो प्योरली कल की क्लास हमारी मैथमेटिकल, हमारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। अब आगे बढ़ेंगे, एक और लाइब्रेरी उठाते हैं। रैंडम लाइब्रेरी इंटरेस्टिंग है, और इसमें कोई मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड की जरूरत है। तो रैंडम लाइब्रेरी पाइथन में रैंडम नंबर्स पर काम करती है। तो रैंडम नंबर्स अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कहाँ कहाँ पर हमें एक्सपीरियंस होते हैं। ओटीपी, जब आप कहीं भी लॉगिन करते हो या कोई पेमेंट करते हो तो लास्ट में ओटीपी आता है। तो ओटीपी क्या है? नंबर ही तो है, रैंडमली जनरेटेड नंबर ही से तो होते हैं हमारे। ठीक है। और हाँ, लॉटरी नंबर, बिल्कुल सही। तो वो भी रैंडमली जनरेटेड एक नंबर ही है। यानी कि और भी गेमिंग एप्लीकेशन हो सकती है जहां पर रैंडम नंबर आपका आता होगा। ठीक। तो अब इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करने वाला कुछ काम करते हैं, या रैंडम आपके अदर ऑपरेशंस करने वाला काम करते हैं। पहला नंबर हमारा, सॉरी, पहला फंक्शन है रैंड इंट। तो एक बार पहले पढ़ते हैं। तो रैंड इंट फंक्शन रैंडमली इंटीजर जनरेट करने वाला काम करता है। इंपोर्ट रैंडम, अलाइसिंग करना है तो वैसे 4-5 लेटर हैं, करना चाहो तो कर दो। बहरहाल हमने नहीं करी। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है जिसका नाम रैंड इंट है। रैंड इंट फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो रैंड इंट फंक्शन रैंडमली एक इंटीजर लाकर आपको देता है, लेकिन वो इंटीजर रैंडमली जो लाकर आपको देगा वो एक बाउंड्री में ही होगा, उस बाउंड्री के बाहर का नहीं होगा। तो आप अपनी बाउंड्री की स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू पास करेंगे। लेट अस सपोज मैंने कहा 1,10। तो अब ये फंक्शन आपको एक रैंडम वैल्यू वापस करेगा, आप उसे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं।
जो रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, इवन मैं प्रोग्राम चलाऊंगा जितनी बार हर बार अलग, लेकिन वो 1 से 10 के बीच में ही हो। बाई चांस क्या बनी आ गई, कुछ भी आ सकता है। जितनी बार चलाओगे हर बार कुछ भी आ सकती है, आपका कुछ और आ रही हो। सर, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ओटीपी जैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 4 डिजिट का ओटीपी चाहिए, बताओ, क्या मैं यहाँ पर रैंडेंट में लिखूं? परम्यूटेशन की खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ये रैंडेंट हमसे रेंज पूछता है। तो मैं 4 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू और 4 की सबसे बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ। तो वो भी अप्रोच सही है, और ये एक शॉर्टकट अप्रोच हो गई। अब जो भी जनरेट होगा इसी रेंज के बीच में जनरेट होगा, तो इसको आप एज ओटीपी कहीं भी यूज करो। 6 डिजिट का चाहिए तो 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर लिख दो, 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर लिख दो। अब अगर सर मैं 1 से 10 के बीच में इंटीजर नंबर जनरेट ना करके फ्लोट नंबर जनरेट करना चाहता हूं, तो यूनिफॉर्म नाम का फंक्शन होगा। वही काम करेगा, बस डिफरेंस है कि ये फ्लोट जनरेट करता है। रैंडेंट वाले में ए और बी दोनों इंक्लूसिव होंगे। यूनिफॉर्म वाले में आपको चेक करना होगा। तो आप ऐसे, एक तो हेल्प तरीका है और दूसरा है आइडल का एक शॉर्टकट भी है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म लिखोगे और जैसे ही पैरेंथेसिस ओपन करोगे कॉल करने का, डॉक्यूमेंटेशन अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है गेट ए रैंडम नंबर इन द रेंज ए कॉमा बी। तो ए क्लोज इंटरवल है, बी, सॉरी, ए ओपन इंटरवल है और बी क्लोज इंटरवल है, इधर पढ़ लो। ठीक है, ए ऐसे था और बी ऐसे था, तो इसका मतलब है इंक्लूसिव और इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, लेकिन आगे एक बात और वो लिख रहा था कि डिपेंड करेगा कुछ बातों के ऊपर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स। देखते हैं क्या वो फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन राउंडिंग है ना। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 1, 10, तो हो सकता है 9.8 आ जाए, तो 9.8 का राउंड करके क्या पहुंचा देगा, वो 10 पहुंचा देगा। ठीक है, अदरवाइज वो आपका जो बी वाला पार्ट है वो एक्सक्लूसिव आपका रहेगा। अदरवाइज हेल्प से प्रॉपर मैनर में पढ़ सकते। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं,
मान लो 1 2 3 4 5। अब मैं लिस्ट को शफल करना चाहता हूँ। शफल का मतलब अनऑर्डर्ड। मैं पहली नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी मुझे भी नहीं पता होना चाहिए, शफल कर दो। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए रैंडम मॉड्यूल के अंदर शफल नाम का फंक्शन है। शफल फंक्शन करा लाओ, मुझे लिस्ट दे दो और उस लिस्ट को मैं आपको शफल कर दूंगा। लेकिन ऐसा करके मैं आपको नई लिस्ट बना कर नहीं दूंगा, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट थी वही शफल हो जाएगी, तो मुझसे कुछ वापस नहीं मिलेगा। अगली लाइन पर आप अपनी लिस्ट को चेक करके देख लेना शफल हो गई हो, आपके में कुछ और आएगा। जितनी बार चलाएंगे हर बार अलग अलग आपका अरेंजमेंट हो सकता है। तो गेमिंग वगैरह के लिए या लॉटरी वगैरह सिस्टम लकी ड्रॉ निकालना है तो बहुत सारे कूपन नंबर रखे हुए हैं। मान लो एक कूपन नंबर है, अब मुझे शफल करना है तो शफल कर लो ऐसे करके। अब अगर मैं किसी भी लिस्ट के अंदर से रैंडमली एक नंबर पिक करना चाहता हूं तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर ट्वाइस नाम का फंक्शन होता है। ट्वाइस फंक्शन करा लाओ, मुझे कोई भी सीक्वेंस दे दो, चाहे लिस्ट दे दो, चाहे टपल दे दो, चाहे सेट दे दो, चाहे रेंज फंक्शन दे दो, है ना। शफल में सिर्फ लिस्ट जाएगी, बाकी चीज नहीं जाएंगी। चॉइस में आप कोई भी सीक्वेंस दे सकते। तो इस लिस्ट के अंदर से रैंडमली कोई भी एक वैल्यू पिक करके आपको दे देगा। मान लो आपका लकी ड्रॉ निकल कर आ गया, कौन जीता? जिसका कूपन नंबर 4 है, जिसका लॉटरी टिकट नंबर 4 है वो जीत गया। ऐसे मानकर अपना इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो और भी फंक्शंस हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर, मैंने 4 पढ़ाए। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई लाइब्रेरी अगर मैं इंपोर्ट करके पढ़ाना शुरू करूं तो उसमें जितने फंक्शंस हैं मैं सबको पढ़ाऊं। हमारा मकसद है लाइब्रेरी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सिंटैक्टिकली लाइब्रेरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमें आना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको मैथ मॉड्यूल पढ़ाया कल, मैंने आपको 10 12 फंक्शन पढ़ाए। हो सकता है इन फ्यूचर कोई और आपको
काम करना पड़े रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, लेकिन मैंने उसका फंक्शन नहीं पढ़ाया। तो अब आपके ब्रेन को ये कहना है कि चलो गूगल पे चलते हैं या चैट जीपीटी पे चलते हैं, अब वहां पर पूछते हैं क्या मैथ लाइब्रेरी में इस काम को करने का फंक्शन है तो उसका सिंटैक्स ढूंढ लो और अपना यूज कर लो। इसी तरह से आपको मैंने रैंडम लाइब्रेरी का एक आइडिया दिया। अब आपके ब्रेन को एक इनपुट मिल गया कि पाइथन में अगर कहीं भी रैंडमनेस की जरूरत पड़ती है तो शायद रैंडम लाइब्रेरी में कुछ मिल जाए। भले ही मैंने 4 फंक्शन पढ़ाए हैं, लेकिन कल को जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप गूगल करके रैंडम लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है काम की चीज निकल ही आए हमारी वहां पर। ठीक है, तो हमारा मकसद क्लियर है, लाइब्रेरी की अवेयरनेस होना, ना कि लाइब्रेरी को एंड टू एंड कंप्लीट करना। क्योंकि एंड टू एंड कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ये सोचिए, क्या लाइब्रेरी जिसने बनाई होगी क्या वो एक इंसान रहा होगा? और अगर वो एक इंसान रहा होगा तो क्या उसने 1 घंटे में बना दी होगी? नहीं, एक टीम रही होगी। हो सकता है उसने पाइथन के पहले वर्जन में मैथ लाइब्रेरी में 4 ही फंक्शन रहे हो, अगले वर्जन में 4 और आ गए हो, और आज जाके इतने फंक्शन हुए हो। तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा ना फिर अपने आप के लिए भी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 1 घंटे की क्लास में या 1-2 महीने के कोर्स में सब पढ़ के जाएंगे जितना पाइथन के अंदर है? जब बनाने वाले ने 30 साल ले लिए तो आप 30 दिन 30 साल आपको तो लगाने पड़ेंगे फिर। तो 30 साल लगाएंगे सर, जिंदगी भर पाइथन चलेगी? ये कहने वाली बात है जो कि सही है। अगर पाइथन में रहोगे तो जिस दिन आप आखिरी दिन पाइथन पे अपना काम कर रहे होगे उस दिन भी कुछ नया सीख रहे होगे, क्योंकि कितना है इसका कोई एंड नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको सीखते रहना पड़ेगा, तभी अपने करियर को आगे बढ़ा पाओगे, है ना। और ये सोच लोगे इतना पढ़ लिया इतने से ही हो जाएगा, पीछे से एक आएगा आपसे आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाओगे। बराबर। अगली लाइब्रेरी देखो, अगली हमारी लाइब्रेरी है, उसका नाम है हमारा सिस लाइब्रेरी। सिस लाइब्रेरी के नाम से थोड़ा क्लैरिटी कम हो रही है, जैसे मैथ लाइब्रेरी के नाम से थोड़ा सा समझ में आ गया, इसी तरह से रैंडम लाइब्रेरी के नाम से भी कुछ समझ में आ गया। सिस लाइब्रेरी का मकसद होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम से रिलेटेड इंटरप्रेटर जो जो चीजें मैनेज करता है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं इंटरप्रेटर से, उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आप सिस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। और छोटा करके बोलें तो इंटरप्रेटर से बात करने के लिए सिस लाइब्रेरी होती है। आप इंटरप्रेटर से बात करना चाहते हैं तो आप सिस लाइब्रेरी के थ्रू बात कर सकते हैं। बात करने का मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन रन टाइम पर इंटरप्रेटर तक पहुंचाना चाहते हैं, या इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम के लिए जो जो काम करता है उसमें से कुछ आप पता करना चाहते हैं, तो सिस लाइब्रेरी ओनली ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए होती है। चलो, तो दिस लाइब्रेरी तो सिस लाइब्रेरी के अंदर एक वेरिएबल है, तो किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो आप डॉट लगा के उसका नाम लिखते हैं और उसके आगे कॉलिंग सिंबल नहीं लगाते। तो वर्जन नाम से एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट है, और ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट का काम होता है हमारा कि आपका जो भी इंटरप्रेटर का वर्जन है वो लाकर आपको दे देना। ठीक है। एक है मैक्स साइज। मैक्स साइज का मतलब, मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाई। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ लिस्ट में अभी कितनी वैल्यूज हैं, आपने कहा 3 वैल्यू हैं। अब मैंने आपसे पूछा कितनी आ सकती हैं लिस्ट में, तो आपने कहा कितनी भी। मैंने कहा कोई लिमिट, लिस्ट में 3 आ चुकी हैं, 30 आ सकती हैं, 300, 3 लाख, 3 करोड़, 300, कितनी वैल्यू आ सकती है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो उसका आंसर मैंने क्या दिया है सर, आपने तो ये बोला है कि मेमोरी साइज पे डिपेंड करता है, आपके लैपटॉप की रैम कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब मेरे लैपटॉप की रैम कितनी इस पर डिपेंड करेगा। मेरे पास रैम अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो एक बॉर्डर वैल्यू बताई गई है कि आपकी रैम कितनी भी हो, उससे ज्यादा वैल्यू लिस्ट में आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर उससे कम पर आप अपना बताना चाहते हो लिस्ट में कितनी वैल्यू आएंगी, तो रैम साइज पे डिपेंड आपका करेगा। तो वो संख्या कितनी होगी वो इससे पता चल जाएगी। एक स्ट्रिंग में मैंने लिखा है यहाँ पर पाइथन, कितने करेक्टर, हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो सकती है। सर होने को तो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, मल्टीलाइन स्ट्रिंग होती है, कितनी भी लिख लो। तो एक स्ट्रिंग कितने करेक्टर कंटेन कर सकती है, उसका आंसर भी यही है। तो किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी इटरेबल के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना। उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, भले ही आपकी रैम कितनी भी हो। तो वो संख्या यहां से निकल कर आई। अभी कितनी मान लो इतनी आती, तो मैं कहता 922 कि लिस्ट में 922 वैल्यू आ सकती, लेकिन तो सर बहुत आ गई। तो इसको पढ़ेंगे कैसे। हमने कहा इसको पढ़वा लेते हैं हम किसी से। अरे ये तो मुझे ही पता है। ये बढ़ गया, अपना कर कर के अपने आप दे देगा, सीधा आंसर आएगा। ये हो गया लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,000, 9,000 बिलियन। तो इसका मतलब पाइथन की लिस्ट में 9,000 बिलियन
वैल्यू आ सकती है, मोटा मोटा ना, 9,000 बिलियन, इतनी वैल्यूज आ सकती हैं। अब 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होता है। अब लगा लो 9,000 गुणा 100, कितने हो गए? 90,000, 9 लाख करोड़। एक लिस्ट के अंदर 9 लाख करोड़ वैल्यू आ सकती है। आज की डेट में पृथ्वी की आबादी 800 करोड़ है। तो अगर पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं सबको एक यूनिक नंबर दे दिया जाए और सबको स्टोर करना हो तो आसानी से लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत जगह पड़ी है। 9 लाख करोड़ वैल्यूज लिस्ट में आ सकती हैं। तो अगर किसी की रैम अनलिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, ये मैक्सिमम नंबर है। और अगर किसी की रैम 4 GB, 6 GB, 8 GB की है, तो ये संख्या बहुत बड़ी है, इतनी आएंगी नहीं, फिर इससे पहले लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो मैक्स साइज है, मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं जो किसी भी टेबल में हो सकती हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। इससे बड़ी वैल्यू आप, इससे ज्यादा संख्या स्टोर नहीं कर सकते। डेली लाइफ में नहीं, इसका यूज भाई ब्रह्मांड को ढूंढने में है, और कहीं नहीं। इसका यूज ब्रह्मांड में ढूंढो। जैसे 1967-68 में कब किया था, वो एक नासा ने छोड़ा था कोई, जो अभी तक चल ही रहा है, चल ही रहा है। वो कौन सा स्पेस होता है? इंटरस्टेलर स्पेस। वहां पहुंच चुका है वो। चलो ये अलग दुनिया है, फिर आप भटक जाओगे। तो मतलब ऐसी संख्याओं का इस्तेमाल ब्रह्मांड में होता है। रियल लाइफ धरती में तो फिलहाल शायद नहीं होगा इतनी बड़ी संख्या का यूज, है ना। लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट, जैसे वर्जन का बहुत यूज होता है। कई बार क्या है, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, एक एग्जांपल आप याद करो। मैंने पढ़ाया था मैच केस कंडीशन। तो मैच केस कंडीशन मैंने कहा था वो 3.10 में आया है, उससे पहले है ही नहीं। तो अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, तो अब उस प्रोग्राम मैंने मैच केस लगा रखा है और वो प्रोग्राम चल गया 3.9 पर, तो एरर आ जाएगी, चलेगा ही नहीं। अभी कल ही कोई आया था, यही आए थे लेके पीछे बैठे हैं आपके, इनके में क्यूबिट फंक्शन नहीं चल रहा था, सीवीआरटी मैथ का। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि सीवीआरटी फंक्शन अभी लेटेस्ट वर्जन में ऐड करा है। एसक्यूआरटी फंक्शन पहले से ही है मैथ लाइब्रेरी के अंदर, सीवीआरटी फंक्शन अभी ऐड हुआ है। तो अब मैं पहले इफ लगा लूंगा, इफ वर्जन की वैल्यू इससे ग्रेटर है तो ये कोड में एंटर हो, वरना कोड में एंटर ही ना हो। तो ऐसे करके वर्जन का यूज कर सकते हैं। मैक्स साइज का यूज रेयरली शायद हम अपनी डे टू डे कोडिंग में अपना करते हैं, ठीक है, बट सेफ साइड, फ्यूचरिस्टिक होकर कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो आने वाले 100 साल तक, 500 1000 साल तक सेम सॉफ्टवेयर चलता रहे, तो संभावनाओं को देखते हुए मैक्स साइज का अपना यूज करना है तो कर लो। ठीक है, अदरवाइज तो शायद नहीं है। तीसरा एट्रीब्यूट क्या है इसके अंदर? मैं इंटरप्रेटर से ये पूछना चाहता हूँ, इंटरप्रेटर किसी भी लाइब्रेरी को कहाँ कहाँ से ढूंढोगे? तो मैंने आपको बताया था वो लिब फोल्डर से ढूंढेगा, पाइथन पाथ से ढूंढेगा, करंट वर्क डायरेक्टरी ढूंढेगा। तो यहाँ पर पाथ नाम से एक एट्रीब्यूट होता है,
और पाथ एट्रीब्यूट के अंदर वो सारे पाथ स्टोर होते हैं एज ए लिस्ट, जहां जहां जाकर इंटरप्रेटर ढूंढेगा। ये आ गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ। तो सर ये और ये तो सेम ही है, हमने कहा नहीं, स्लैश का अलग है। ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ है और ये डबल बैक स्लैश के साथ। तो दोनों पाथ एक ही हैं, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग है। यहाँ ढूंढेगा और कहाँ ढूंढेगा, और एक फाइल है कोई, ये यहाँ ढूंढेगा, और कोई डीएलएल फाइल होती है यहाँ ढूंढेगा। डीएलएल फाइल्स मतलब वो कोड जो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि लाइब्रेरी में जाओ और अपना ओपन करके देख लो, सोर्स कोड है, वो चीज ओपन करके देख सकते हो जो पाइथन में लिखी हुई है। लेकिन पाइथन के ऐसी बहुत सी कोड हैं जो आपके सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो जो सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उन कोड को आप ओपन करके नहीं देख पाओगे। तो वो फाइलें डीएलएल फाइल्स यहाँ पर हमारी कहलाती हैं। और ये आपका लिब फोल्डर हो गया, यहाँ से उठा रहा है। कुल मिलाकर ये वो पाथ हैं जहां पर अगर कोई भी आपने इंपोर्ट करा, इनमें से कहीं मिल गया तो इंटरप्रेटर ढूंढ लेगा। ठीक है, अब सोचो, आउटपुट देख के पता चल रहा है सारे के सारे पाथ किस में रखे हुए हैं, एक लिस्ट। तो अगर आप प्रोग्राम के थ्रू अपना पाथ सेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अप्रोच और आ गई कि आप एनवायरमेंट वेरिएबल से जाकर ऐड ना करके यहां से भी आप अपेंड कर सकते हैं अपना वाला पाथ के। इंटरप्रेटर यहां और देख लेना जाके, जहां जहां देख रहे हो वो तो ठीक है, यहां और देख लेना जाके। तो ये वाला तरीका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको हम अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से पाथ प्रॉपर्टी या पाथ एट्रीब्यूट एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें इंटरप्रेटर जहां जहां हमारी लाइब्रेरीज को ढूंढेगा उन सब के पाथ आपको मिल जाएंगे। तो जो वर्जन आएगा वो किस टाइप का वेरिएबल रहा होगा, स्ट्रिंग टाइप का। और जो साइज वेरिएबल था वो किस टाइप का रहा होगा, इंटीजर टाइप का। और ये जो आएगा ये आपका लिस्ट टाइप का होता है। अब ये फंक्शन है गेट साइज, क्या करता है ये? कोई भी मैंने लिस्ट टपल सेट इंटीजर फ्लोट कुछ बनाया, मान लो मैंने कर दिया x = 10। अब मुझे पता करना है कि हमारा 10 मेमोरी में कितने ब्लॉक ऑक्युपाई कर रहा है, कितनी मेमोरी इन बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है। तो सी में क्या होता था, इंटीजर को पहले ही फिक्स कर दिया गया कि आप 2 बाइट्स या 4 बाइट्स मेमोरी खाएंगे। अलग अलग कंपाइलर ने सीखे तो अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग आंसर, बट आंसर फिक्स है। पाइथन में इंटीजर कितनी मेमोरी खाएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसका फिक्स आंसर नहीं है। कितनी बड़ी वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। आप इंटरप्रेटर से पूछ सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है रैम के अंदर। तो सिस डॉट गेट साइज, गेट साइज ऑफ 28। 28 क्या, बाइट्स। अगर मैं वैल्यू बढ़ा दूं तो 28 से ज्यादा लेगी, 36 ले रही है।
और बढ़ा दूं तो बहुत ज्यादा लेगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जनरली मिनिमम इंटीजर 28 बाइट्स लेता है। 64 बिट मशीन है मेरी। अगर 32 बिट मशीन होगी तो ये आपका 14 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा, ये वाली बात इसमें लिखनी रह गई, मैक्सिमम साइज। एक नोट बनाकर अभी ध्यान आया मुझे। एक्चुअल मैक्स साइज में डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म। मतलब आप 64 बिट है या 32 बिट्स है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आपका आ सकता है। तो जो मेरा आंसर आया था वो आपका इस पे डिपेंड कर रहा था। मैक्स साइज से जो रिजल्ट आया था वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो मेरा जो आंसर आया था वो 64 बिट पर है मेरा लैपटॉप। तो अगर किसी का लैपटॉप 32 बिट का होगा तो उसका आंसर इसका जस्ट आधा होगा। अभी मैं पूछूंगा ना, बताओ ओपन मेरा लैपटॉप कितने बिट का है, सब नीचे कर लेंगे चेहरे अपने कि हमसे ही ना पूछ लें कहीं। घर में छोटे भाई बहन होंगे तो बड़ी बेइज्जती करते होंगे आपकी अगर पूछ लेंगे कुछ तो यहाँ जाएंगे दिस पीसी पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखा होता है सिस्टम टाइप। चलो, मतलब मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। लैपटॉप से पहले की जो दुनिया थी टेक्निकली वो ज्यादा अच्छी थी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप लैपटॉप चलाते हो, कॉम्पैक्ट हो गया है, लाइफ बहुत आसान हो गई है। शायद किसी ने रैम देखी भी ना हो अभी तक कि रैम देखने में होती कैसी है, उसका एक फिजिकल आर्किटेक्चर क्या हो सकता है रैम का। मदरबोर्ड सब किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा मदरबोर्ड है क्या, ये मदरबोर्ड, क्योंकि रैम, प्रोसेसर, पेन ड्राइव, ये चार पांच चीज हम जानते हैं। कोई बोले मदरबोर्ड भी कुछ होता है, पता नहीं क्या होता होगा, कुछ पता ही नहीं क्या होता है। लैपटॉप के अंदर कोई भी चीज अगर आप देखना चाहो तो शायद आप पहचान नहीं पाओगे, खोलेगा जब तो अच्छा ये चीज ये होती है। लेकिन पहले जब इस तरह के डब्बे चलते थे अलग अलग, तो एक एक चीज आपको पता होती थी इसके अंदर कहाँ पे रैम है, कहाँ मदरबोर्ड है, कहाँ पर सीपीयू। पता है, इसको सीपीयू कहते हैं लोग इस डब्बे को। अरे ये सीपीयू थोड़ा ना होता है, ये तो कैबिनेट होती है। सीपीयू तो उसके अंदर वो चिप होती है। प्रोसेसर और सीपीयू में कोई डिफरेंस पूछ लेगा तो आप चले जाओगे यहाँ से कि सर रहने दो, हमसे तो नहीं बता मिलेगा कि सीपीयू और प्रोसेसर एक ही बात है कि अलग अलग है, हम तो एक ही मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना कंप्यूटर की फंडामेंटल आने चाहिए। कब आएंगे? अरे चैट जीपीटी से पूछो ना। आप जो रील चलाते रहते हो फेसबुक पे, उस रील से थोड़ा टाइम निकाल कर चैट जीपीटी से पूछो सारी बातें कि सीपीयू और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, 32 बिट और 64 बिट की दुनिया क्यों आई, इनमें डिफरेंस क्या होता है, मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, 32 बिट का लेना चाहिए कि 64 बिट का लेना चाहिए। कोई पूछ ले रिश्तेदार में तो काट दोगे फोन। कभी हूं नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, खुद नहीं पता आंसर, बेसिक बेसिक बातें हैं। इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, बूलियन, टपल, सेट, डिक्शनरी,
और फ्यूचर में जितने टाइप आएंगे सबको वन वर्ड में ऑब्जेक्ट हमने नाम दे दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज पूछ सकते हो, इंटीजर का, फ्लोट का, लिस्ट का, टपल का, सेट का, सबका। एग्जिट फंक्शन इंटरप्रेटर को किल कर देता है। इंटरप्रेटर को सिग्नल देता है, इंटरप्रेटर एंड हो जाओ, टर्मिनेट कर लो अपने आप को, और आप जो प्रोग्राम चला रहे थे अब चलेगी नहीं प्रोग्राम, जब इंटरप्रेटर ही आपने किल कर दिया तो मतलब इसके आगे का कोड आपका चलता ही नहीं। मान लो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूं हेलो, चलेगा ही नहीं। तो एग्जिट फंक्शन इंटरप्रेटर को एंड कर देता है, और जब इंटरप्रेटर ही नहीं बचा तो प्रोग्राम आगे कौन चलाएगा। तो अभी मैं जिस तरह से एग्जिट लिख रहा हूं सेंसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो क्लियर है कि आप आगे वाला कोड चलाना ही नहीं चाहते हो, तो लिखो ही मत ना, बात ही खत्म कर दो, प्रोग्राम यहाँ पे आगे लिखेंगे। और आप एग्जिट लगा रहे हो फिर आगे लिख रहे हो और बता रहे हो आगे चलेगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन है कि लिख ही क्यों रहे हो फिर। तो पॉइंट इज कि हम एग्जिट को इफ एल्स के साथ यूज करते हैं। एक सिनेरियो लेके चलते हैं, मान लो मैं एक कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं। तो पहले चेक करता हूँ इफ इंटरनेट इज अवेलेबल देन एग्जीक्यूट द कोड, एल्स sys डॉट एग्जिट, बंद कर दो सॉफ्टवेयर, चलना ही नहीं आगे, फायदे नहीं चल गए। मैं किसी फाइल से डेटा रीड करना चाहता हूँ, पहले चेक करो इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो कोड रीड करेगा, एग्जिस्ट नहीं करती है तो बंद कर दो प्रोग्राम, चलना ही नहीं आगे। तो इस तरह से एग्जिट फंक्शन का जो यूज होता है वो इफ एल्स में जनरली किया जाता है। डायरेक्ट इस तरह से कोई सेंस नहीं बनता लिखने का, सिखाने के लिए कि एग्जिट करता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि करता क्या है। तीन बातें मैं एक साथ आपके सामने बोलूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है तीनों में कोई रिलेशन है या नहीं, या तीनों का कहाँ पर यूज किया जाता है। दिमाग में तो किसी का आया जरूर होगा। तीनों में कोई रिलेशन है किसी तरह की या नहीं, या बिल्कुल अलग अलग बात है। हम्म। एग्जिट मतलब प्रोग्राम को रोकना, ब्रेक यानी लूप को रोकना, रिटर्न यानी फंक्शन को रोकना। तो तीनों में एक चीज कॉमन है, किसी को रोकना, लेकिन वो कौन है तीनों में अलग अलग है। ब्रेक से आप लूप को खत्म करते हैं, प्रोग्राम को नहीं, प्रोग्राम आगे चलता रहेगा, लूप खत्म हो जाएगा। रिटर्न से फंक्शन एंड हो जाता है, फंक्शन के आगे कोई कोड लिखा है रिटर्न के बाद का तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जिट कर रहा है, मुझे इससे मतलब ही नहीं कौन कहाँ है, मैं तो जहां भी लिखा हूं उसी समय इंटरप्रेटर बंद हो जाएगा। मतलब चाहे आप लूप के अंदर हैं चाहे लूप के बाहर हैं, चाहे फंक्शन के अंदर है चाहे फंक्शन के बाहर हैं, कहीं भी एग्जिट लिख दो, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि इसी बाउंड्री के अंदर यूज करना है। किसी भी जगह पर एग्जिट लिख दोगे उसी समय इंटरप्रेटर किल कर देगा, मतलब प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी इससे पहले वाले बैच में फंक्शन पढ़ा रहा था मैं, तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा यूज केस पूछा, अभी मुझे याद आ गया अचानक से इस टॉपिक पर, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, आप अपना एक्सपीरियंस बताना।
अभी शेष मॉड्यूल चल रहा है ना, अभी उसको पढ़ेंगे, बट वो बात दिमाग से निकल जाएगी मेरे, तो इसलिए पहले मैं शेयर करता हूँ। अपना अपना एक्सपीरियंस लगाओ जो आपको फंक्शन पढ़ाया गया है। ये था कोड। क्या है इसमें, शो फंक्शन है एक, जिसके अंदर एक लूप लगाया मैंने, लूप 1 से लेके 4 तक इटरेट करेगा, और जो जो वैल्यू आई में आती जाएगी रिटर्न करता जाएगा। ठीक है, शो फंक्शन मैंने कॉल कर। अब बताओ जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा। हम्म, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ है लूप, कह रहा है मैं अपना एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू रेंज फंक्शन करूंगा, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, रिटर्न। और ये सब किसके अंदर चल रहा है, फंक्शन के अंदर। तो लूप की वैल्यू जब पहली बार आई की वैल्यू 1 आई होगी और रिटर्न 1 हुआ, अब रिटर्न क्या बोलेगा, फंक्शन से बंद हो जाओ। अब लूप कह रहा है मैं तो रह ही गया, अभी तो मुझे आई की वैल्यू 2 पे चलना है, 3 पे चलना है, 4 पे चलना है, तो फंक्शन की चलेगी और फंक्शन अपने आप को बंद कर लेगा। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा सिर्फ 1 आएगा, आगे लूप चले गई। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें सामने वाला आपसे ये कहेगा लूप को रोक के दिखाओ बिना ब्रेक के, बिना कंप्लीट चलाए हुए, बिना ब्रेक लगाए हुए लूप को रोक के दिखाओ। तो इस तरह के कोड कभी कभी सामने वाला आप, हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए पूछ ले, कोई सेंस नहीं है ऐसी बातों का, लेकिन बाई मिस्टेक अगर आप फंक्शन के अंदर लूप लाते हो और लूप के अंदर रिटर्न लगा दिया तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन पे ही फंक्शन आपका बंद हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं अपने वाली पिक्चर पे, चल रही थी हमारी। ठीक, एग्जिट वाली कहानी हमारी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सिस मॉड्यूल के अंदर तो रिटर्न में एग्जिट लगा सकते हैं। वो भी सेम काम करेगा, लेकिन देखो अगर आप एग्जिट लगा दोगे तो जहां पर शो कॉल हो रहा था वो भी खत्म हो गया ना, प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। भाई फंक्शन आपने कॉल करा था ना, तो अब आप फंक्शन के अंदर एग्जिट लगा दोगे तो कंट्रोल वापस आता कॉलिंग वाली लाइन पर आएगा ही नहीं वापस, वहीं से इंटरप्रेटर खत्म हो जाएगा। तो उसका मतलब वहां पर एग्जिट सेम रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोग्राम ही खत्म कर देगा। तो सिस मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है एसटीडी आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट इसे कहते हैं, एसटीडी आउट या स्टैंडर्ड आउटपुट। इस सब मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है राइट, और ये कह रहा है जो लिखना चाहते हो मुझसे लिख दो। तो आप बोलोगे सर कोई क्यों परेशान करेगा अपने आप को, अच्छा खासा ये है, बताओ इसमें कमी तो बताओ पहले कोई, इस काम को तो हम इससे करते आए हैं बचपन से पाइथन के, तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका क्यों यूज करें। किसी ने जवाब पढ़ी है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जैसा फ्लेवर है, बिल्कुल सेम है। तो वास्तव में प्रिंट फंक्शन एक रैपर है, कवर है। प्रिंट फंक्शन को हम जो भी यहाँ पर डेटा देते हैं प्रिंट करने के लिए, वो बिहाइंड द सीन प्रिंट फंक्शन अपने अंदर से इसी का यूज करता है, सिस लाइब्रेरी का एसटीडी आउट मॉड्यूल यूज करेगा, और इसका जो राइट मेथड है यही हमारा एक्चुअल में राइट करके आता है आपके आउटपुट पे डेटा। यानी कि प्रिंट अपने अंदर से जो करता है वो बिहाइंड द सीन यही वाला काम करता है। अगर प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर नहीं बनाया जाता तो हमें पहली क्लास में
हेलो प्रिंट करने के लिए ये 2 लाइन लिखनी पड़ती। ये 2 लाइन सी और जावा से भी कम है, लेकिन जो पहली बार आईटी फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा 2 लाइनों में। उनको नहीं समझ में आएगा क्या लिख दिया आपने पहले दिन ही, है ना। तो सिंपलिसिटी देने के लिए पाइथन ने क्या करा, प्रिंट जैसा फंक्शन डिजाइन करा और इसके अंदर इस कोड को उन्होंने डाल दिया। और जब हम यहाँ पर प्रिंट में कुछ भी देते हैं तो वो बिहाइंड द सीन राइट मेथड को दे दिया। अब अगर मैं खुद से राइट मेथड का इस्तेमाल करता हूं तो एक और समस्या आती है, क्योंकि अब आप बोलोगे सर तो जानकारी हो गई तो आप लगा लें। हमने कहा लगा लो, आपका टाइम थोड़ा ज्यादा तो लगेगा ही कंपेयर टू प्रिंट, लेकिन कुछ चीजें और भी सीखो कि राइट मेथड इंटीजर को राइट नहीं कर सकता, सिर्फ स्ट्रिंग ही राइट करेगा। तो सर अभी आपने कहा कि प्रिंट अपने अंदर से राइट यूज करता है, हम तो प्रिंट को इंटीजर दे देते हैं भाई, प्रिंट तो इंटीजर हमसे ले लेता, मना थोड़ी करता है। ये देखो, तो अब कैसे आप कहोगे कि प्रिंट अपने अंदर से इसका यूज कर रहा है, हमने कभी भी कहेंगे। तो जब हमने प्रिंट को इंटीजर फ्लोट कुछ भी दिया तो पहले इसने क्या करा, इसको str फंक्शन लगाकर कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, उसके बाद राइट मेथड को। यानी कि बिहाइंड द सीन प्रिंट फंक्शन हमारे लिए ये काम भी कर रहा है कि आप अगर कोई भी नॉन स्ट्रिंग डेटा प्रिंट करने को देते हैं तो उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ताकि राइट मेथड के थ्रू आउटपुट में पहुंचाया जा सके। ठीक है। और क्या नुकसान है इसके, हमने कहा और नुकसान देखो। मैंने यहाँ पे लिखा मान लो हाय, हमने कहा हेलो भी लिखो, हमने कहा चलो बाय। राइट मेथड में अपने आप न्यू लाइन एंड नहीं होती, जैसे प्रिंट में एंड होता है न्यू लाइन से स्लैश एन लगाकर, यहाँ पर नहीं होता है। तो प्रिंट अपनी तरफ से ये फीचर और ऐड करता है कि जो भी आप प्रिंट को देते हो राइट करने के लिए, मतलब आपने तो प्रिंट को दिया था आउटपुट में दिखाने के लिए, प्रिंट जब उस वैल्यू को राइट मेथड को देता है अपनी तरफ से स्लैश एन लगा देता है ताकि आउटपुट देखने वाले को परेशानी ज्यादा ना पड़े। और ये कैसे लगाता है, वो एंड आर्गुमेंट का यूज करके चलता है। ठीक है। अगर प्रिंट फंक्शन नहीं होता तो ये सारी बातें पहले दिन पढ़नी पड़ती और आपको लगता है इससे अच्छा जावा ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर जावा में पाइथन को डिफरेंस ही नहीं लगेगा आपको। जावा में पहले दिन ये सब करना पड़ता है जावा के प्रोग्रामर को, इससे भी और ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हमें कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं बिना प्रिंट के आउटपुट ला कर दिखाओ, है ना, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। चलो, या वो आपसे पूछ सकते हैं प्रिंट फंक्शन इंटरनली कैसे वर्क करता है, तो वो यही आपसे पूछना चाह रहे हैं। इसका यूज कहीं प्रोजेक्ट बनाने में, हमने कहा कहीं प्रोजेक्ट बनाने में तो नहीं है, लेकिन वही है ना, आपको मैंने बताया कि भीड़ आ गई है इंटरव्यू देने के लिए, सब आंसर दे रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो कैसे शॉर्ट लिस्ट करें। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली पढ़ते ही नहीं है। इतना पढ़ने को है, कोई सही क्यों पढ़ेगा, है ना। लेकिन सामने वाला बस चेक करना चाहता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी या नहीं थी चीजों के अंदर क्या हो रहा है उसको जानने की, तो शायद उसको अच्छी क्रीम लेयर मिल जाए भीड़ में। बस उसी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल है, अदरवाइज डे टू डे प्रोग्रामिंग में आज पहली बार पढ़ रहे हैं और आज ही आखिरी बार है, शायद ही दोबारा कभी आगे मिलोगे इससे। ठीक है। चलो फिलहाल अब स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा क्या होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जहां पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। जैसे हम आइडल में प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो आइडल का जो शेल है वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाएगा। अभी मैं आपको आगे जाके VS कोड पे प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो VS कोड में जब कोड रन होता है तो वहां पर शेल नहीं होता, वहां पर टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल को स्टैंडर्ड आउटपुट कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप पाईचार्म यूज करोगे या जुपिटर एनाकोंडा यूज करोगे तो आप जिस एडिटर पे प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस एनवायरमेंट को स्टैंडर्ड आउटपुट कहा जाता है। तो इस तरह से एसटीडी आउट हमारा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में जो आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट हमारा करता है। std out डॉट राइट। तो अब टेक्निकली अगर हम कहें std out एक सब मॉड्यूल है
सिस मॉड्यूल का जिसके अंदर राइट मेथड है, या ऊपर से बोलो कि सिस मॉड्यूल का std out डॉट राइट मेथड है हमारा, आप ऐसे अपना कह सकते, ठीक है। सेल, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल या एनी एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। अब हमें एक अंदाजा लग गया कि इंटरप्रेटर से बात करने के लिए सिस लाइब्रेरी होती है ना। अगर हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ सेकंड के लिए पॉज करना चाहते हैं तो हम टाइम लाइब्रेरी का स्लीप फंक्शन यूज कर सकते हैं। स्लीप फंक्शन जो टाइम आपने दिया उसको सेकंड में कंसीडर करेगा, उतनी देर प्रोग्राम रुकेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। आप बोलोगे सर चलते हुए प्रोग्राम क्यों रोक रहे हो, बिना मतलब टाइम बढ़ा रहे हो, हम तो चाहते हैं फास्ट चले, आप स्लो कर रहे हो। तो बेसिकली इसका पर्पस एनिमेशन में हम रखते हैं। जैसे एक बेसिक लेवल पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे 18 का पाड़ा प्रिंट करना है, हमने कर लो कर देगा 18 का पाड़ा प्रिंट। तो लॉजिक मत देखो, अपना आउटपुट देखना, आउटपुट 18 का पाड़ा होगा। सर थोड़ा धीरे धीरे प्रिंट कराओ ताकि पढ़ तो लें कि कौन सा क्या आ रहा है। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, लूप के हर इटरेशन पे स्लीप एक एक सेकंड का लगा देते हैं। तो लूप चलेगा, 18 एकम 18, 1 सेकंड सो जाएगा। 1 सेकंड का फिर दोबारा लूप चलेगा, 18 दूनी 36, फिर सो जाएगा 1 सेकंड के लिए। अब नहीं बोलोगे प्रोग्राम स्लो हो रहा है, क्योंकि अब देखने में अच्छा लग रहा है अपना पढ़ा। काइंड ऑफ एनिमेशन, तो जितने भी एनिमेशन टूल होते हैं वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। सो थोड़ा फास्ट कर दो, ये लो। सोने का टाइम कम कर दो, देखने वाले को फास्ट लगेगा। सांप वाला गेम खेलते थे नोकिया वाले फोनों पहले, तो सांप वाले गेम के लेवल आते थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
जैसे जैसे लेवल बढ़ते थे स्पीड बढ़ जाती थी उसकी। तो वो जो स्पीड बढ़ती है गेम में कहीं भी, तो वो उसके पीछे यही तो होता है कि जो स्लीप का टाइम वो कम कर देते हैं वहां पर। चलो, फिलहाल मैंने स्लीप क्या था ये आपको बताया। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा दिस लाइब्रेरी। बहुत सबको समझ नहीं आया, सर ने बोला क्या, कौन सा सांप वाला खेल खेल रहे थे सर नोकिया में। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फंक्शंस। रिलेटेड। एक फंक्शन और टाइम लाइब्रेरी के अंदर, सी टाइम। सी मतलब करंट। तो जो करंट सिस्टम का डेट और टाइम है वो फैच करके ला देगा आपके। ट्यूसडे जनवरी 28, 7:06, 51 सेकेंड, 2025। लेकिन आपको इसका फॉर्मेट शायद पसंद ना आए। आप AM PM में चाहते होंगे 19। हिसाब लगाने में आप टाइम बहुत लगा लोगे कि 19 मतलब कितने बजे गए। 7 लिख कर आएगा तो जल्दी समझ जाओगे, अच्छा 7 बज रहे हैं। तो अब अगर मैं टाइम को फॉर्मेट करके लाना चाहता हूं तो टाइम लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है STRF टाइम। मतलब टाइम फॉर्मेट करके। अब फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा। बताओ क्या फॉर्मेट में टाइम देखना चाहते हो। मान लो अभी हम सिंपल करते हैं। हम चाहते हैं डे, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डैश और ईयर। इतना ही टाइम बाद में लाएंगे। तो यहां पर फॉर्मेट लिखने के लिए आप स्ट्रिंग में स्पेशल डायरेक्टिव्स यूज करते हैं। और वो स्पेशल डायरेक्टिव्स परसेंटेज के साथ लेके जाते हैं। %d डेट को फॉर्मेट करें। डैश, डैश एज इट इज। फिर %m मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। डैश परसेंटेज स्मॉल वाई 2 ईयर में, 2 डिजिट में ईयर लाएगा। 28/1/25। सर समझ नहीं आ रहा है कि ईयर कौन है और डेट कौन सी है। तो कैपिटल वाई कर दो, 4 डिजिट में ईयर आता है। 28/1/2025। और सर पहले मंथ करना हो तो आप अपने हिसाब से कर दो। सर मंथ का डिजिट की जगह मंथ का नाम लिखवाना हो तो। सर मुझे टाइम भी चाहिए AM PM वाला तो, और लास्ट में चाहिए स्पेस देकर %r। 7:09, 1 सेकेंड। तो सर रटना पड़ेगा, हमने कहा फॉर्मेट डायरेक्टिव को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है। मैटर ये नहीं है कि फॉर्मेट डायरेक्टिव भूल गए, मैटर ये है कि हम ये भूल गए कि ऐसा भी कुछ होता है पाइथन। हमें ये पता होना चाहिए डेट टाइम फॉर्मेट करने के लिए डायरेक्टिव्स होता है। गूगल से पूछ लो, ChatGPT से पूछ लो ना। मैंने पूछे, उसने बता दिए ये होते हैं। बी माने होता है एब्रीवेटेड मंथ का नेम। मंथ का पूरा नेम चाहिए, जैन नहीं, जनवरी पूरा चाहिए तो कैपिटल भी लिखेंगे।
तो इस तरह से डायरेक्टिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ईयर हो गया, छोटा वाला भाई 2 डिजिट में, और कैपिटल वाई 4 डिजिट में आएगा। सेकंड ऐसे आएगा, मिनट ऐसे आएगा, परसेंटेज आर से टाइम आता है एम पीएम का यूज करके। ठीक है, आवर एच से आएगा, डे इससे आएगा। तो ये कुछ डेट टाइम डायरेक्टिव्स हैं जिनका यूज करके आप अपने डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सी टाइम हमारा क्या करता है, रिटर्न्स सिस्टम डेट एंड टाइम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में आपको डैश ही लगाना है। आप अगर स्लैश लगाओगे स्लैश आ जाएगा, कॉमा लगाओगे कॉमा आ जाएगा, जो लगाओगे वो आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या दिखाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप अपना दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं। अंदाजा हो गया कि डेट और टाइम पे काम करना है, तो टाइम नाम की एक लाइब्रेरी पढ़ाई थी सर ने, तो उसी से कुछ ना कुछ होता होगा। मैंने 2-3 फंक्शन पढ़ा दिए, सी टाइम हो गया, एस टी आर एफ टाइम हो गया, स्लीप हो गया। और भी फंक्शन है, सिर्फ डेट निकालने का अलग है, सिर्फ टाइम निकालने का अलग है। तो एस टी आर फॉर्मेट टाइम मैंने पढ़ा दिया, लगभग सारे काम ये कर लेगा अकेले। सबको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बाद में ऐड करा गया था एस टी आर फॉर्मेट टाइम, पहले था ही नहीं। पहले अलग अलग फंक्शन होते थे, मंथ निकालने का अलग, डेट निकालने, तो ऐसे करके 12-15 फंक्शन हो गए थे। अब एक ही फंक्शन सारे काम कर लेता है। अब आपको डायरेक्टिव याद करने पड़ेंगे बस। आज तो नहीं, कल मिलेंगे।